देशातील प्रादेशिक पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेस सर्वात जास्त शक्तिशाली पक्ष आणि त्याच्या शक्तिशाली नेत्या म्हणजे ममता बॅनर्जी। मात्र ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा सशक्त किल्ला भाजपच्या एका धक्क्यात अशा पद्धतीने का ढासळला हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे। माझ्यासोबत पश्चिम बंगालचे वरिष्ठ पत्रकार ज्यांना 35 वर्षांचा पत्रकारितेचा अनुभव आहे तापस सिंघो सर आहेत। सर, क्या हुआ तृणमूल कांग्रेस इतनी बुरी तरह से पराजित हुई? देखिए, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहा है। एसआईआर इशू सब लोग जानते हैं, पूरा देश में एसआईआर इशू क्या है। वो एसआईआर के चलते बहुत सारे आदमी का नाम डिलीट हुआ। डिलीट होने के बाद बहुत सारे पानी भी था उसमें वोटर लिस्ट में, तो इस बार बहुत सारे नाम भी बाद गया, डिलीट हो गया, तो उसका एक असर पड़ा। लेकिन सोचा था पहले कि ये जो एसआईआर का जो असर पड़ेगा वो पूरा एंटी बीजेपी हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल ईसीआई तो किया ये ना, इलेक्शन कमीशन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे तो ऑलमोस्ट 93% वोटिंग परसेंटेज हुआ, जो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ। नंबर 1, 31 लाख वोटर ज़्यादा वोटिंग किया, मतलब पिछली बार से। इसलिए कि जैसे एसआईआर के बाद ऑलमोस्ट 12% नाम वो डिलीट हो गया, इसके बाद ये जो परसेंटेज थोड़ा ऐसे ही हाई हो गया वोटिंग परसेंटेज। इसके ऊपर 31 लाख नया जो वोटर और पहली बार वोट दे रहा है, ऐसे बहुत सारे आदमी है। 31 लाख 2 चरण में ये हुआ। वो जो वोट है वो मैक्सिमम अभी जो आंकड़ा आ रहा है सामने, लगता है कि वो बीजेपी के पास ही गया, नहीं तो ऐसे रिजल्ट कभी नहीं हो सकते। नंबर 2, करप्शन इश्यूज बहुत है, बहुत करप्शन की चार्जेस है। ये तृणमूल के आरोप जो होता है यह है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक काटमनी कल्चर ग्रो कर गया बंगाल में, सिंडिकेट राज कह जाता है। व्हाट इज़ द सिंडिकेट राज? इसका मतलब हर मोहल्ले में कुछ आदमी नौकरी नहीं है लेकिन पार्टी भी करते हैं, तो सिंडिकेट बना लिया। कैसे? मान लीजिए आप एक मकान बनाएंगे, छोटा सा मकान जो भी हो, वो लोग आएगा, बोलेगा वो अच्छा आप मकान बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमसे सामान लेना है, सीमेंट, ब्रिक्स, जो हो, कलर, रंग, सब कुछ हमसे लीजिए। हमारा यही सिंडिकेट चल रहा है। और प्रोमोटर होता है तो बहुत सारे चीज़ है, जो डेवलपर है, प्रोमोटर है, बिल्डर, वो क्या करते हैं उससे तो लेते हैं, सिंडिकेट से तो माल लेना ही है। कोई आदमी ऐसा है, ये भी आरोप है कि कुछ काउंसिलर और ये सब जो आदमी इधर उधर है पार्टी का, बोल रहा है कि पर स्क्वायर फीट देना है। जितना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगा उसका पर स्क्वायर फीट पार्टी को से देना है, और नहीं तो पर फ्लोर हिसाब से देना है। कभी कभी ऐसा भी है, ऐसे भी इंस्टेंसेस है जिधर प्रोमोटर काम नहीं किया, तो कैसे करेगा? इतना पैसा दे दूंगा तो हमारा क्या रहेगा, और वो फ्लैट का कीमत कैसा है, कहाँ जाएगा? ये भी है। मतलब हम ये बोल रहा है जो करप्शन लेवल, तो आदमी क्या करेगा? ये लोग सोच रहे थे टीएमसी वाले, ठीक है बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है इधर, बहुत सारे, जैसे लक्ष्मी भंडार जो है, क्या कि ये जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन महिला के लिए 1,500 रुपया हर महीना देना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ दिन पहले, ये चुनाव से कुछ दिन पहले अनाउंस किया युवा साथी, मतलब जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए पर महीना 1,500 रुपया देना है। फाइन, बहुत सारे चीज़ है, कन्याश्री, रूपश्री, सबुज साथी, ये सब बहुत सारे चीज़ है, स्वास्थ्य साथी। लेकिन पहले ये तो अच्छा ही है,
रेशन भी फ्री में मिलते हैं, अच्छा है। लेकिन इस बार क्या है, बीजेपी का स्ट्रेटेजी, वो इसका जो हथियार था ममता जी का, ये सब वेलफेयर स्कीम तो उन लोगों का हथियार था, ये बीजेपी वो हाईजैक कर लिया। वो क्या बोला, बहुत सारे इलेक्शन मीटिंग में अमित शाह जी ने कहा और नेताओं कहा कि हाँ ठीक है, आप लोग 1,500 रुपया मिलते हैं आपको, हम 3,000 रुपया देंगे महिलाओं को, 1,500 रुपया आपको युवा साथी में मिलते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, हम 3,000 रुपया कर देंगे। और सरकारी कर्मी जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए अमित जी ने कहा कि विद इन 45 डेज 7th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो उसको हथियार बना लिया। आपने सिंडिकेट और कट मनी के बारे में बताया, कैसे जनरली भारत के दूसरे हिस्सों में अगर करप्शन की बात की जाए तो वह सरकारी विभागों का करप्शन समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से एक पार्टी और सिंडिकेट राज के चलते ऐसा प्राइवेट करप्शन भी हो रहा था। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसलिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आपके हर महल्ले में ऐसे क्यों नहीं? देखिए, सरकारी दफ्तर में करप्शन नहीं है, ये हो नहीं सकता, हर जगह होता है। प्राइवेट करप्शन भी चलते हैं, ऐसा देश के कोने कोने में चलते हैं, लेकिन और मोहल्ले में भी तो है ही है। लेकिन ये जो किया, ये लोग पूरा एकदम माने क्या है ना, ये एक रोजगार का एक सिस्टम बना लिया। ये सिस्टम के साथ बहुत सारे आदमी जुड़ा हुआ है, पार्टी का आदमी भी जुड़ा हुआ है, पार्टी का सपोर्टर जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, कुछ आमदनी हो रहा है। पैरेलल इकोनॉमी तैयार, नॉट, आई डोंट थिंक सो पैरेलल इकोनॉमी, बट रोजगार का जो सब्स्टिट्यूट जो लाइन है वो खुल दिया। आपने एसआईआर की बात कही कि एसआईआर का किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। एक एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी ने मुहिम शुरू करी थी और मार्च महीने में एक बड़ी सभा यहाँ कोलकाता में हुई थी। उसमें ममता बनर्जी का एक बयान था, उन्होंने कहा था बंगाली भाषा में कि हम हैं तो आप लोग, बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है उनको उद्देश्य करके उन्होंने कहा था कि हम हैं तो आप लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो एक कम्युनिटी 1 सेकंड में आपका 12 बजा देगा। कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनके मन को ये बात मुख्यमंत्री द्वारा कही भी जो है वो लगी। देखिए, आप मुख्यमंत्री है मतलब आप सबके लिए मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो सबके लिए है। लेकिन आप जब कहेंगे जे हमारे पास माइनॉरिटीज़ का वोट है, 30% वोट मेरा है और सब पूरा मेरा ही है, और आप जब धमकी देंगे दूसरे को कि हम बोलूँगा कि 1 सेकंड में सब हटा देंगे और आप लोग सुरक्षित है, ये बोलना सही नहीं है। क्योंकि देखिए, माइनॉरिटीज़ भी वोटर है, मेजॉरिटीज़ भी वोटर है, आपके लिए सब समान है, सब आपका नागरिक है, सिटीजन है, तो सबका सेंटिमेंट आपको देखना पड़ेगा। हमें तो लगता ही है उसका भी असर पड़ा। और एक चीज़ है, आप जब वोटिंग पैटर्न देखिए, आंकड़ा देखिए, तो देखेंगे कि कितने बहुमत से बीजेपी का इस बार विन हुआ, 206 सीट्स मिल गया, मतलब और वो लोग 81 पर अटक गए। इसका मतलब क्या, बीजेपी ऐसे कैंडिडेट भी फील्ड में लगा दिया, नॉमिनेशन दिया, जिसके इतना परिचित नहीं है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि बहुत फेमस है, बहुत जैसे ममता जी और तृणमूल किया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को वोटिंग इसमें लगा दिया, लेकिन बीजेपी का उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी भारी बहुमत से जीता। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी वोट बहुत है, मतलब जो एंटी गवर्नमेंट, एंटी करप्शन, एंटी गवर्नमेंट का जो है, जो आप 15 साल इस सत्ते में है, तो 15 साल में हाँ हर जगह होता है कि जब सरकार बहुत दिन तक है। जैसे आपको याद है 2011 में जब सीपीएम को हटाया उधर से, राइटर से निकल दिया, कितने साल बाद, 34 ईयर्स, 34 साल बाद ममता जी ने, वो भी बहुत क्रेडिट था उनकी,
कि इसको हटा दिया। उस उधर भी करप्शन इश्यूज था, बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत था। हमें लगता है जितना ममता जी का सक्सेस उससे ज़्यादा सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट का फेलियर था। इस बार भी जितना बीजेपी का सक्सेस रेट है उससे ज़्यादा फेलियर रेट है ममता जी और उनका गवर्नेंस का। तो उसको हटाना चाहिए ही था, आदमी ऐसे सोच रहा था इधर का बंगाल का। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी चुनावों में चर्चा में था और उसके पीछे कहीं ना कहीं आरजीकार मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी और उससे संबंधित जो पूरा आंदोलन चला था, जो विक्टिम लड़की थी उसकी माँ जो है रत्ना देवनाथ, उनको पानीहाटी से उम्मीदवार भी बनाया गया और वो जीत के आई। कहीं ना कहीं आरजीकार मेडिकल कॉलेज के समय बंगाल की महिलाओं का जो सेंटिमेंट उस घटना से जुड़ा था उसको एनकैश करने में बीजेपी सफल हुई। ऑब्वियसली आई थिंक सो। देखिए उसके बाद क्या हुआ था, उस कांड के बाद 2024 में पूरा देश सड़क पर उतर गया। ऐसा नहीं सिर्फ बंगाल में, ऐसी घटना घटी कि एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में घुस के रेप किया और मर्डर किया। ये देखिए हर आदमी का, हर फैमिली में लड़की है, हर फैमिली में सब लोगों का बच्चे हैं, और वो भी सरकारी, वो भी डॉक्टर थी, ऐसे नहीं है, और वो भी सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी। ऐसे होने के बाद क्या हुआ, सब जनता ने सड़क पर उतर गए। लेकिन वो भी बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल हुए, बहुत सारे आदमी शामिल हुए, पूरा इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ था। आपको याद है कि यूके, यूएसए, बहुत सारी जगह। तो लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल गेम था इस गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे हाईजैक कर लिया। ममता जी ने खुद उतर गया सड़क पर, वो भी बोलने लगे कि वी वांट जस्टिस, इसको चाहिए। लेकिन आप तो सत्ते में है, आप होम मिनिस्टर भी है चीफ मिनिस्टर के अलावा, तो आपको देखना है। आपका पुलिस अरेस्ट किया सही में, लेकिन हर आदमी सोचते हैं कि जस्टिस अभी तक नहीं मिला। इसके बाद क्या हुआ, बीजेपी ने उनके माँ को टिकट दिया इस बार। कोई जनता नहीं उनको, सिर्फ जनता था अभया का माँ है। अभय मतलब विक्टिम का बोलते हैं हम लोग, अभया। तो इसके बाद क्या है, जो यह जो गुस्सा है अंदर, जो हेट क्रिएट किया, वो रिफ्लेक्टेड हुआ बैलेट बॉक्स में, समझे ना। तो उन्होंने जीत गई। एक और प्रश्न, पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका जो सरकार में बढ़ता हस्तक्षेप, पार्टी में बढ़ता हस्तक्षेप, और जो उनकी लैंग्वेज और उनकी जो एक, अगर हिंदी में शब्द में इस्तेमाल करूं, दबंगई उनकी जो थी, वह भी कहीं ना कहीं बंगाली जो एक सेंटिमेंट है, भद्रलोक है, उसको पसंद नहीं आ रही थी। देखिए बंगाली भद्रलोक जो बोलते हैं वो ऑब्वियसली वो बहुत कल्चरली इनरिच्ड कम्युनिटी है। आप जब देखिएगा, ये जो आपने कहा अभिषेक बनर्जी के बारे में, देखिए इधर हर आदमी जानते हैं दो पावर सेंटर है इधर। एक तो कालीघाट से ममता दीदी का घर से वो कंट्रोल है, दूसरा है कैमक स्ट्रीट से अभिषेक बनर्जी का ऑफिस इधर, उधर से। अभिषेक बनर्जी का जो हाथ है वो धीरे धीरे लंबा होने लगा, मतलब लॉन्ग हैंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। तो तृणमूल में ऐसे कोई लीडर्स है जो लोग सोचते हैं कि आप तो पैराट्रूपर है, आप ऊपर से पैराशूट लेके बैठ गया, लेकिन हम लोग तो इतने साल सीपीएम के खिलाफ लड़े हैं, इवन कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं, तब आज इसी जगह में पहुंचा। आप तो आए बहुत बाद, 2011 के बाद। हाँ, तो ये सब तो असर पड़ेगा। हाँ, जो लैंग्वेज में जो बात किया उन्होंने, जैसे लगता है कि रफ एंड टफ और कुछ ऑडेसियस लैंग्वेज। टीएमसी के सीनियर्स को पसंद नहीं है।
कुछ कुछ सीनियर को तो पसंद नहीं है, क्या करेगा। अब कुछ बोलने का ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो वन मैन पार्टी है। आप जब बोलिएगा कि किसी के खिलाफ, बोले नहीं तो तुम्हारा पसंद नहीं है छोड़ दो, तो इधर ऐसा कोई नहीं है कि अपने हिम्मत से वो इधर दूसरा पार्टी बनाए और चुनाव जीत के आए। इसीलिए ममता जी ने कहा आप मान लीजिए 294 मतलब 294 सीट्स में हामी है, जैसे मोदी जी ने कहा था, मुझे मान लीजिए हम है, ये मोदी का गारंटी है, हम है, हम ही उम्मीदवार है। तो ऐसा तो कि कौन सक्सेसफुल हुआ कौन फेलियर हुआ देख लिया आप लोग। भाजपा की इस बड़ी सफलता के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका आप बंगाल में कैसे देखते हैं? 2006 तक, जब तक वामपंथी 2011 तक सत्ता में थे, 2006 का आंकड़ा मेरे पास है, संघ की कुछ 100 शाखाएं यहाँ पे चलती थी, 1000 शाखाओं से भी कम पूरे बंगाल में थी। लेकिन धीरे धीरे वो शाखाएं बढ़ती गई। 2026 का आंकड़ा है करीब 5000 शाखाएं पूरे बंगाल में चलती हैं। 2021 के बाद से संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने 13 दौरे पश्चिम बंगाल के किए। संघ कहीं ना कहीं कंसंट्रेट कर रहा था बंगाल पर। हाँ, ये भी तो सही है, क्योंकि संघ ऐसा तो नहीं है कि पूरा मीडिया बोल के, मीडिया को इनवाइट करके वो लोग काम करते, ऐसे नहीं करते, आप लोग जानते हैं। तो जैसे आरएसएस का काम का तरीका है वो भी किया, अंदर अंदर काम किया, एकदम बूथ लेवल पर काम किया। हाँ, कोई जैसे हम त्रिपुरा में भी वही देखे, चुपचाप कमल छाप दूसरा चीज़ है, कमल छाप बाद में। पहला क्या है, हम और हम बात करते हैं, हम पूछते हैं और आप पूछते हैं कैसे है, अच्छा है, घर का सब ठीक है, कुछ मदद चाहे तो बोलिए। बाद में तो चुपचाप कमल छाप, वो तो बात की बात है। तो ऐसे करते करते ये जो फिर सुनील बंसल, बाकी सब लोग आए, घूमे बहुत, इधर उधर गया, आदमी के साथ मीट किया, जैसे एकदम हमें लगता बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। तो आरएसएस तो उनका काम करने का तरीका कोई अलग है, ये टीएमसी और दूसरा पार्टी जैसे नहीं है। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा बहुत माने पहले से मजबूत हो गया, तो ऐसे ही असर पड़ा, देख रहे हैं आप लोग। तर काही कुठं ना कुठं टीएमसी आणि ममता बॅनर्जी यांच्या या ऐतिहासिक पराभवामागे आणि भाजपच्या या ऐतिहासिक विजयामागे अनेक कारणीभूत आहेत आणि त्या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम सध्या बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या या परिवर्तनाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वशिष्ठ, एबीपी माझा, कोलकाता। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।